हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइज, जैसा कि हमारा नीट 2026 के लिए केमिस्ट्री का सुपर 50 सीरीज चल रहा है, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में जीओसी का एक पार्ट कर लिया था, आज हम लोग जीओसी कंप्लीट कर देंगे। अगर आप नीट 2026 में केमिस्ट्री में 140 प्लस स्कोर करना चाहते हो तो इस वीडियो को, जो ये सीरीज चल रही है, इसको अच्छे से फॉलो कर लीजिएगा। आपका 140 प्लस इजिली आ जाएगा, क्योंकि यहां पर वही चीजें डिस्कस की जा रही हैं जो कहीं ना कहीं आपके पीवाईक्यू में आया हुआ है या फिर आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, एक चीज और आपको बता देना चाहता हूं, जो भी बच्चे अभी नीट की तैयारी, जिनको लगता है यार इस बार मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, सिलेबस नहीं पूरा हो रहा है, कोचिंग के चक्कर में बहुत ज़्यादा फंस चुके हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, बहुत सारा चीज़ें पढ़ा दी गई हैं, तो आप लोगों के लिए एक सलूशन है। ध्यान से सुनिएगा। जो बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हैं या फिर उनको फीलिंग ही नहीं आ रही कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो आप लोग देखिए, मैं आप लोगों के लिए एक कोर्स बनाया हूं, ध्यान से सुनिएगा। इसमें आपको पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री मिल जाएगी और 80 आवर में, मात्र 80 घंटे में पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री कंप्लीट करा दी गई है। हर एक टॉपिक कंप्लीट कराया गया है, पीवाईक्यू भी सारा कराया गया है। मतलब अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हो, यकीन मानिए लगभग 360 मार्क्स का पेपर होगा फिजिक्स और केमिस्ट्री का। आप आराम से 320 से लेके 330 कर सकते हो। क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट पूछे जाएंगे। मैंने प्रूफ वीडियो हर साल का बना के आपको दिया है, अभी 2025 का भी दिया था, आपने देखा था। प्रूफ वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके देखिएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप चाहते हो कि आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, मेहनत का मतलब क्या है कि केवल आपको पढ़ना पड़े। कोचिंग में जैसे आप कहीं जाओगे अभी ना, तो वो लोग क्या करेंगे, क्रैश कोर्स लॉन्च करेंगे। उस क्रैश कोर्स में क्या करेंगे, 400 500 600 700 घंटे, पता नहीं कितना घंटे, 500 घंटे आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, फिर आपसे नोट्स बनवाया जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? मतलब वो जो भी लिखवाएंगे वो आपको लिखना पड़ेगा, तभी आप उसको पढ़ोगे ना, तो वहां पे आपका टाइम वेस्ट जाएगा। बहुत सारी चीजें आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, आपको मात्र 40 आवर फिजिक्स, 40 आवर केमिस्ट्री देखना है और इसका हैंड रिटन नोट्स पूरा आपको दिया जाएगा बाकायदे। और पता है केवल कितना, 200 पेजेस का फिजिक्स का है, 200 पेजेस का केमिस्ट्री है। मतलब इतना ही। उसका प्रिंट आउट निकालिए, सामने रखिए, लेक्चर देखिए, उसको बार बार रिवाइज करिए। मतलब कुल मिला के आपको दिमाग लगा के पढ़ना है। अब फालतू चीज़ों में, नोट्स बनाने में, इन सब में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं बचा है। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो अगर आप चाहते हो, जो भी टाइम बचा हुआ है ये, ठीक है, अगर इसमें अच्छे से, और ये चाहोगे ना, 80 आवर का वीडियो कितने दिन में कर लोगे, 30 दिन में या 40 दिन मान लेते हैं। अगर डेली 2 आवर भी देखोगे ना, 40 डेज में आप चाहोगे तो पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छे से कंप्लीट कर लोगे और आसानी से नीट में सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, तो इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। और ज्वाइन करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, आकाश एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये देख रहे हैं ना, ये ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। प्रहार बैच दिखेगा, इसमें आपको मात्र 399 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई डाउट वाउट हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग जीओसी का पार्ट 2 डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट 2 डिस्कस करने से पहले मैं आपको 5 मिनट का रिवीजन देना चाहूंगा, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। देखो, जीओसी में हम लोग 3 चीजें पढ़ते हैं। क्या क्या? इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट या हाइपर कंजुगेशन पढ़ते हैं। रेजोनेंस और मेसोमेरिक लगभग एक ही होता है, मैं आपको बताया था। याद रखिएगा, दुनिया में कोई भी ग्रुप हो, ठीक है, वो इंडक्टिव इफेक्ट तो देगा ही देगा। और इंडक्टिव इफेक्ट में एक होता है प्लस आई और एक होता है माइनस आई। ध्यान रखिएगा। सर, हम कैसे पहचानेंगे कि कौन प्लस आई देगा कौन माइनस आई देगा? तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था। जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं, मेथल, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, है ना, जितने भी होते हैं, जैसे CH3 वाले जिसमें कार्बन हाइड्रोजन होता है, वो सारे क्या होते हैं, प्लस आई देते हैं। इसके अलावा कुछ भी आपको दिख जाए, NO2 हो गया, CHO हो गया, COH हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, CN हो गया, ये सारे क्या देते हैं, माइनस आई देते हैं। ध्यान रखिएगा। माइनस इफेक्ट वाले क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को पुल करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। और प्लस आई इफेक्ट वाले क्या करते हैं, या प्लस इफेक्ट वाले क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं। ध्यान रखिएगा। ये सब मैंने बता दिया आप लोगों को, दिखाता हूं, ये पढ़ लीजिएगा। परमानेंट, ये सब सारी चीजें मैंने बताया था। माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर याद कर लीजिएगा कि सबसे ज्यादा NF3+ का होता है। ठीक है, ये 2-4 स्टार्टिंग के याद रखिएगा, कई बार आपसे ऑर्डर भी पूछ लेता है। F का ज्यादा होता है Cl, मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसका पुल करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो उसका माइनस आई इफेक्ट भी ज्यादा होता है। ठीक है, प्लस आई में बस इतना याद रखिएगा कि इसका सबसे ज्यादा होता है। कहीं ऑप्शन दिख जाए तो मार दीजिएगा, बाकी बस इतना याद रखिएगा, जितना ज्यादा CH3 होगा। देखो यहाँ पे 3-3 CH3 लगा हुआ है, 2 CH3 लगा हुआ है, 1 CH3 लगा हुआ है, तो जितना ज्यादा CH3 होगा उसका प्लस आई उतना ही ज्यादा होगा। तो इसको ध्यान रखेंगे, प्लस आई माइनस आई, समझ गए। अब फिर मैं आपको हाइपर कंजुगेशन बताया था, जिसमें एक ही लाइन मैंने आपसे बताया था कि आपको केवल और केवल अल्फा हाइड्रोजन ही देखना होता है।
अल्फा हाइड्रोजन ही देखना होता है। तो जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उसका हाइपर कंजुगेशन उतना ज़्यादा होगा। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि अल्फा हाइड्रोजन आपको पहचान में आना चाहिए। कैसे आप पहचानेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, कभी आपको कार्बोकेटायन दिख जाए, कभी आपको ये एल्कीन ग्रुप दिख जाए इस तरह से, या आपको फ्री रेडिकल दिख जाए, इनसे जो कार्बन डायरेक्ट अटैच होता है, मैं डायरेक्ट की बात कर रहा हूं, इनसे जो कार्बन डायरेक्ट अटैच है, इनसे जो कार्बन डायरेक्ट अटैच है, अगर उसके पास हाइड्रोजन है तो अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं है तो नहीं है, सिंपल सी बात है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, क्या हम ये अल्फा लेंगे? ये अल्फा नहीं, ये बीटा होगा। तो यहाँ पे बीटा से कोई लेना देना नहीं है, हर काम अल्फा हाइड्रोजन का ही होता है। तो यहाँ इससे नहीं मतलब है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितने हैं? 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ध्यान रखिएगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा। और एक चीज याद रखिएगा, जो हाइपर कंजुगेशन होता है ना, वो उसमें क्या देखते हैं? अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं। और अगर हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव, मैं आपको बताया था कि देखो इंडक्टिव तो हर जगह होगा। जैसे एक बात बताओ, क्या यहां पर ये इंडक्टिव इफेक्ट लगाएंगे? बिल्कुल, CH3 ग्रुप है तो इंडक्टिव लगाएगा, प्लस आई लगाएगा। लेकिन यहां पर प्लस आई देखेंगे कि हाइपर कंजुगेशन देखेंगे? मैं आपको बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कमजोर होता है। जब आप रेजोनेंस पढ़ेंगे अभी, तो रेजोनेंस सबका बाप होता है, दादाजी होते हैं। हाइपर कंजुगेशन बाप होता है, और जो ये आपका इंडक्टिव होता है ये आपका बेटा होता है। कहने का मतलब ये है कि कहीं रेजोनेंस दिख जाए, मेसोमेरिक इफेक्ट दिख जाए, तो सबको भूल जाना है, इंडक्टिव हाइपर कंजुगेशन को भूल जाओ। और अगर कहीं अगर मान लो रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो आप क्या करो? हाइपर कंजुगेशन खोजो, अल्फा हाइड्रोजन खोजो। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो अपना इंडक्टिव तो है ही। तो इंडक्टिव बिल्कुल लास्ट में देखेंगे। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो क्या आपको हाइपर कंजुगेशन समझ में आ गया? ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें रेजोनेंस क्या होता है ये भी पढ़ लीजिए। रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है मैं आपको बता दूं। इसमें डबल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, देखो अल्टरनेट देखते हैं। इसमें आप क्या देखते हैं? अल्टरनेट पोजीशन। कहने का मतलब डबल बॉन्ड है, एक छोड़कर फिर डबल बॉन्ड लगा है, तो ये देखो अल्टरनेट पोजीशन हो गया। कार्बोकेटायन डबल बॉन्ड अल्टरनेट। अगर आपको कभी ऐसा कुछ दिख जाए, या ऐसा नेगेटिव चार्ज, या फिर फ्री रेडिकल, या फिर लोन पेयर, जैसे मान लो नाइट्रोजन है लोन पेयर, क्लोरीन है लोन पेयर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये देखो ये है फिनॉल। क्या इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट होगा? आप बोलोगे सर कैसे? देखो अंदर तो रेजोनेंस होता ही है बेंजीन में, उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ क्या ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है? बिल्कुल। क्या ऑक्सीजन का लोन पेयर इस डबल बॉन्ड के साथ अल्टरनेट पर है? यहाँ देखो डबल बॉन्ड और लोन पेयर इस तरह से लग रहा है कि नहीं? यहाँ पर कोई एटम होगा उसके पास क्या होगा? लोन पेयर। तो यानी कि ये आपस में क्या करेंगे? रेजोनेंस करेंगे, यानी कि ये प्लसियम इफेक्ट शो करेगा। अब सर कैसे पहचानेंगे कि प्लसियम होगा कि माइनसियम होगा? तो बस इतना ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। बेंजीन से अगर कोई ग्रुप अटैच है, अगर उसके पास लोन पेयर है, तो वो हमेशा प्लसियम शो करेगा, ध्यान रखिएगा। जैसे OH हो गया, और कुछ बताओगे? NH2 हो गया, एनिलीन हो गया, जैसे यहां पर मान लो NH2 लग गया। सर माइनस इफेक्ट कैसे शो करेंगे? देखो मैंने बताया था कि प्लस का मतलब होता है पुश करना, है ना, पुश करना इलेक्ट्रॉन को। तो लोन पेयर अगर होगा तभी तो रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, या इलेक्ट्रॉन रिंग के पास पुश करेगा, यही तो मतलब है। और अगर हम माइनस इफेक्ट की बात करें, तो माइनस में क्या होता है? रिंग से इलेक्ट्रॉन पुल किया जाता है। तो जैसे यहाँ पे NO2 हो गया, NO2 हो गया। अब सर ये इलेक्ट्रॉन रिंग से पुल कैसे करेगा ये तो बता दीजिए। देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, तो डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड आपस में अल्टरनेट पर है, बिल्कुल रेजोनेंस होगा, बिल्कुल। यानी कि यहां पे इस तरह से कुछ एरो लगेगा, रेजोनेंस जब कराएंगे तो कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे नेगेटिव है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे आप देखो रिंग से इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये क्या करेगा? माइनसियम इफेक्ट शो करेगा। सर कोई ट्रिक है? बिल्कुल। अगर बेंजीन से कोई ग्रुप अटैच है, उसके पास लोन पेयर नहीं है, और बगल में अगर डबल बॉन्ड लगा है, सर कोई और एग्जाम्पल देंगे? बिल्कुल, CHO ले लो, बेंजल्डिहाइड ले लो, ऐसे C डबल बॉन्ड OH, ये भी हो जाएगा। क्या हम COH ले लें? बिल्कुल, COH भी ले सकते हो। तो या क्या हम CN ले लें? तो ये भी याद रखिएगा। तो ये 3-4 ग्रुप आप याद रखिएगा, बहुत सारे नहीं होते हैं, मैं जितना आपको बता रहा हूं इसी में से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गया? तो ये देखो प्लस इफेक्ट वाले लोन पेयर वाले, सबके पास लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है, तो ये ध्यान रखिएगा। हैलोजन का माइनस आई प्लस एम से ज्यादा होता है, ये याद रखिएगा। मैं आपको बताया था कि दादाजी हमेशा बड़े होते हैं, मतलब अगर मेसोमेरिक हो रहा है तो आपको हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव भूल जाना है, और अगर मेसोमेरिक नहीं है, रेजोनेंस नहीं है, तो आप हाइपर कंजुगेशन के पास जाएंगे। हाइपर कंजुगेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे। अगर हाइपर कंजुगेशन भी नहीं है तो आप इंडक्टिव के पास जाएंगे, तब इससे आप क्लियर कर लेंगे। मेरी बात समझ में आ गया? लेकिन हैलोजन के लिए बस याद रखिएगा, इसमें बेटा जो है बाप से बड़ा हो जाता है, दादा से बड़ा हो जाता है, माइनस आई प्लस एम ज्यादा होता है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। अब आते हैं आगे आज के लेक्चर पे। देखो
माइनस बता दिया आपको सारी चीजें, ठीक है। अब एक चीज पहले डिस्कस कर लेते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ, इसके बारे में देख लीजिए क्या होता है, और कार्बोकेटायन और कार्बोनियन की स्टेबिलिटी क्या होती है। क्या आपको प्लस आई, माइनस आई, हाइपर कंजुगेशन, माइनस एम, प्लस एम सब पहचानने आ गया? बिल्कुल सर आ गया। तो देखो इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी और कार्बोनियन की स्टेबिलिटी, ध्यान रखिएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा वही कार्बोनियन, कार्बोनियन का मतलब क्या होता है, जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है उसकी स्टेबिलिटी, मतलब दोनों का एक जैसे ही देखते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे ज्यादा माइनस, आपको माइनस इफेक्ट, जितना माइनस इफेक्ट ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा, कार्बोनियन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगा, बस खत्म हो गया। क्या आपको माइनस हम पहचानने आता है? बिल्कुल आता है ना, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब माइनस देखते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ देखना होगा तो प्लस हम देखेंगे, ठीक है। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखना होगा तो प्लस देखेंगे, ठीक है। और अगर बेसिक स्ट्रेंथ देखना होगा तो प्लस हम देखेंगे। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ देखिए या कार्बोनियन की स्टेबिलिटी देखिए, आपको ये ऑर्डर याद रखना है। अब ये बता ही दिया था कि ये दादाजी हैं, अगर दादाजी नहीं होंगे तो फिर बेटे के पास जाएंगे, मतलब हाइपर कंजुगेशन के पास जाएंगे, और अगर हाइपर कंजुगेशन भी नहीं होगा तब किसके पास जाएंगे, तब हम जाएंगे इंडक्टिव के पास। तो ये ध्यान रखिएगा, मेरी बात समझ में आ रहा है, तब किसके पास जाएंगे, इंडक्टिव के पास आप लोग जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर आगे देखिए, जैसे हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, यहां पे देखिए फिनॉल है, आपको बताना है इसका एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। यहां पे देखो NO2 लगा है, यहां पे NO2 मेटा पे लगा है, यहां पे NO2 पैरा पे लगा है। एक बात याद रखिएगा, मेटा पर हमेशा इंडक्टिव ही काम करता है, मेसोमेरिक नहीं काम करता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे यहां देखो, अच्छा कैसे सर आर्थो मेटा पैरा कैसे पहचानते हैं, तो ये देखो ये ग्रुप सब में कॉमन है, सब में कॉमन है ना ये ग्रुप, तो इसके बगल वाला आर्थो कहलाता है, इसके बगल वाला मेटा कहलाएगा, इसके बगल वाला पैरा कहलाता है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जो मेटा पर लगता है उस पर हमेशा इंडक्टिव ही लगता है, और मैं आपको बताया था कि NO2 क्या लगाता है, माइनस आई लगाता है। कैसे याद है, मैंने बताया था एल्किल वाले प्लस आई, बाकी जितने भी दुनिया में ग्रुप है सबको क्या कर देना, माइनस आई कर देना, सिंपल से बता दिया था, है ना। देखो मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझा रहा हूं ताकि आप नीट में स्कोर करो, ठीक है। अगर मैं कुछ चीजें बोल रहा हूं तो बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं, मतलब ये एग्जाम में वर्क करेगी ही करेगी, तो उसको आपको फॉलो करना है बस जाके, ठीक है। अब देखो यहां पे NO2, यहां पर जो NO2 लगा इसका माइनस एम भी होगा, मैंने बताया था NO2 माइनस एम लगेगा। क्यों लगेगा भाई, सर यहाँ पे NO2 माइनस एम क्यों लगेगा, क्योंकि बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा है ना। मैंने बताया था कि बेंजीन रिंग के साथ अगर NO2 जुड़ा है तो डबल बॉन्ड के साथ क्या होता है, रेजोनेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताया था कि नहीं। तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है कि नहीं है, अल्टरनेट का मतलब कॉन्जुगेशन में है कि नहीं, बिल्कुल है। तो यहाँ पर ये माइनस एम माइनस आई दोनों लगा रहा है, माइनस आई तो होगा ही होगा, बट माइनस एम भी होगा। यहाँ देखो यहां भी माइनस एम लग रहा है, माइनस आई लग रहा है, सर दोनों में माइनस एम माइनस आई लग रहा है, मतलब आर्थो पर भी लग रहा है, पैरा पर भी लग रहा है। अब सर क्या करेंगे बताइए, अब किसका ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ, तो देखो एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है जितना ज्यादा माइनस होगा उतना ही ज्यादा होगा। अब एक बात बताओ, माइनस एम तो दोनों में कॉमन है, माइनस एम तो कॉमन है। माइनस आई के बारे में मैंने आपको बताया था, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस बढ़ने के साथ कम होता है। तो यहां देखो OH के साथ इसका डिस्टेंस कम है, यहां OH के साथ डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसका माइनस आई इफेक्ट कम हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा हो गया ना, तो इसका माइनस आई ज्यादा होगा। तो माइनस एम तो सेम था लेकिन माइनस आई ज्यादा हो गया, तो कुल मिला के ओवरऑल अगर आप माइनस चेक करेंगे तो इसका ज्यादा होगा, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, इसमें NO2 नहीं है तो सबसे कम होगा। समझ में आ गया आप लोगों को। सेम यही ऑर्डर अगर कहीं कार्बोनियन लगा हो, जैसे यहाँ पे मान लो मैं ऐसे लिख दूं CH2 माइनस लिख दूं, ठीक है, यहाँ पे CH2 माइनस और एक क्या लगा दूं, NO2 लगा दूं। अब बताओ किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, इसका होगा। तो क्या कार्बोनियन और एसिडिक स्ट्रेंथ समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। अब आगे देखिएगा, बेसिक स्ट्रेंथ बताने जरूरत है क्या, बताने की जरूरत है, देख लीजिए, है ना। इसमें क्या देखते हैं, प्लस ये वाला ऑर्डर, ये ऑर्डर आपको याद रखना है, बस खत्म कहानी, ठीक है। जैसे यहां पे देखो आपको एनिलीन का बताना है बेसिक स्ट्रेंथ, सब पे लोन पेयर है, और मैंने बताया था कि लोन पेयर वाले हमेशा प्लस सम इफेक्ट शो करते हैं, है ना। अब देखो यहां पर OCH3 लगा हुआ है, OCH3 लगा है, ये बताओ प्लस एम लगाएगा कि माइनस एम। सर आपने ही तो बताया था कि बेंजीन से अगर कोई ग्रुप अटैच है, अगर उसके पास लोन पेयर है तो हमेशा प्लस एम शो करता है, तो यहाँ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है ना, बोलो, तो ये प्लस एम शो करेगा। और OCH3 माइनस आई लगाता है, सर आपने तो बताया था कि CH3 वाले प्लस आई होते हैं, तो यहां माइनस आई कैसे हो गया, भैया मैंने CH3 बताया था यहां पे OCH3 है, मेथॉक्सी ग्रुप है, दोनों में डिफरेंस नहीं है। एल्किल
जब कार्बन हाइड्रोजन केवल होना चाहिए, जैसे CH3 हो गया, CH3 CH2 हो गया, इस तरह से कुछ होगा ना, तब प्लस आई लगाएगा। OCH3 है, ये सब क्या होगा, माइनस आई तो लगाएगा। दुनिया के हर ग्रुप माइनस आई लगाएंगे, CH3 वाले छोड़ दीजिए। क्लियर है भैया? डिफरेंस समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, तो यहां पे देखो ये मेटा पर लगा है तो मेटा पर माइनस आई ही होता है, पैरा पर प्लस या माइनस आई दोनों होता है। ठीक है अब मेरी बात सुनो, बताना है किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। बेसिक स्ट्रेंथ मैंने बताया था कि जितना ज्यादा प्लस इफेक्ट होगा उसका बेसिक उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, अब सुनो, यहां पर तो माइनस आई है केवल, तो केवल माइनस ही है, तो ये सबसे कम होगा, ये तो सबसे कम होगा। क्लियर है? यहां देखो प्लस एम भी लग रहा है, माइनस आई भी लग रहा है, प्लस एम भी लग रहा है, माइनस आई। मैंने बताया था कि प्लस एम हर जगह सेम ही होता है, चाहे आर्थो पे हो चाहे पैरा पर हो। मेटा पर तो लगता नहीं, मेटा पर तो माइनस आई लगता है। ठीक है, अब कंपेयर किससे करेंगे, आई से। तो OCH3 माइनस आई लगाता है, यहां पर माइनस आई, यहां भी माइनस आई। बताओ किसका माइनस आई ज्यादा होगा? सर आपने बताया था ना कि जो आर्थो पर लगा होता है उसका माइनस आई ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो डिस्टेंस कम होता है, डिस्टेंस कम होता है, तो यहां पर माइनस आई ज्यादा है। तो ओवरऑल प्लस किसका ज्यादा होगा, इसका या इसका? यार यहां पर अगर माइनस आई ज्यादा होगा, जैसे प्लस एम की वैल्यू मान लेते हैं 50, माइनस आई यहां पर मान लेते हैं ये 25, -25 मान लेते हैं, और यहां पर प्लस एम तो 50 ही होगा, माइनस आई इसका कम होगा तो इसको 20 मान लेते हैं, -20, है ना। तो ओवरऑल अगर प्लस देखेंगे तो इसका ज्यादा होगा, इसका, है ना। तो C ग्रेटर देन A ग्रेटर देन B, ऐसे आपको बिल्कुल करना है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन बता दिया, कार्बोनियन सब कुछ आपको ये सब बता दिया है, इस पर जाके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, एक टॉपिक और देख लीजिए, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, ये कैसे पहचानेंगे, और एक टॉपिक और है वो भी करेंगे, 2 टॉपिक और कर लेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एरोमेटिक पहचानेंगे कैसे, बस इतना ध्यान रखिएगा, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कंप्लीटली कॉन्जुगेशन होना चाहिए, मतलब पूरे रिंग में क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, रेजोनेंस होता रहना चाहिए। ठीक है, जैसे यहां देखो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, क्या यहाँ पे पूरा रेजोनेंस है? नहीं, रेजोनेंस केवल यहां से यहां तक है। अगर यहाँ एक डबल बॉन्ड और लगा दोगे ना तो ये रेजोनेंस पूरा हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा हो? तो कंप्लीटली कॉन्जुगेशन मतलब ऐसा होना चाहिए। ठीक है, साइक्लिक होना चाहिए, बिल्कुल साइक्लिक है ना, ऐसा ऐसे ऐसे रेजोनेंस चलेगा, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, प्लेनर का मतलब होता है sp2, क्या हर जगह sp2 है? क्या हर जगह sp2 है? बिल्कुल, डबल बॉन्ड अगर है तो sp2 तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने तो जानते ही होगे ना, नहीं जानते हो तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा तो वहां बता दूंगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा यार, देखो टाइम कम है, तो आप लोग क्रैश कोर्स अगर ज्वाइन कर सकते हो तो कर लो, इसलिए मैं अपनी फीस काफी कम रखा है 399, ताकि सब लोग ज्वाइन करो। ठीक है, कर लोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, बाकी कोई डाउट होगा ना उसमें आप मुझसे पूछ भी सकते हो, ये फायदा है उसमें। हकल रूल फॉलो करना चाहिए भैया, मतलब एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक दोनों सेम ही है, मतलब सेम कंडीशन, सेम कंडीशन का मतलब साइक्लिक हो, प्लेनर हो, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड हो, सब वही है, बस डिफरेंस कहां है, हकल रूल फॉलो करेगा तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो एरोमेटिक, और अगर 4n पाई होगा तो एंटी एरोमेटिक होगा। कहने का मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए। अगर n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 2, n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 6, है ना, फिर 10, 4 का गैप है। इस तरह से अगर आपको इलेक्ट्रॉन दिखे तो समझ लीजिएगा कि वो एरोमेटिक होगा। और यहां पे n की वैल्यू 0 तो पुट नहीं कर सकते, तो 1 पुट करोगे तो 4, 8, 12, 16 इस तरह से आएगा। अगर ऐसा दिखे तो एंटी, ऐसा दिखे तो एरोमेटिक, अब दोनों में से कुछ ना हुआ तो भैया होगा वो नॉन एरोमेटिक। खत्म। अच्छा, बेंजीन के बारे में आप बहुत दिन से सुनते होंगे, बेंजीन एरोमेटिक होता है। क्यों होता है? देखो बेंजीन के साथ क्या होता है ना, इसमें देखो 2, 4, 6, 3 पाई बॉन्ड है 3 पाई बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या यहाँ पे 6 आ रहा है, ये देखो 6, यानी कि ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। क्या कंप्लीटली कॉन्जुगेशन है? क्या तीनों बॉन्ड में क्या यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है? बिल्कुल, तो ऐसे आप पहचान सकते हैं। जैसे ये बताएंगे क्या होगा, ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन होगा, और 4 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। क्या सब पर sp2 है? हाँ, अगर कॉन्जुगेशन पूरे रिंग में हो रहा है तो sp2 ही होता है, उसमें से आपको ज्यादा सोचना नहीं है, दिमाग नहीं लगाना होता है। ठीक है, अब जैसे ये वाला भी मैं आपको, जैसे यहाँ पे देखो ये वाला, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे निगेटिव, आपके दिमाग में एक चीज चल रहा होगा, सर यहाँ पर निगेटिव लगा है, ये तो sp3 हो गया। अभी आपने बताया था कि हर जगह sp2 होना चाहिए, हर एक एटम पर, हर एक कार्बन पर sp2 होना चाहिए, यहाँ तो भैया sp3 हो गया। अब क्या करेंगे,
अरे भैया जब आप रेजोनेंस कराओगे ना, देखो नेगेटिव और डबल बॉन्ड आपस में कंजुगेशन में है, अल्टरनेट पर है, बताया था रेजोनेंस। तो रेजोनेंस में क्या होता है, नेगेटिव बन जाएगा डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड बन जाएगा नेगेटिव में। कहने का मतलब ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, देख रहे हो। तो फिर से यहाँ पे sp2 आ गया। कहने का मतलब अगर sp3 है, कॉन्जुगेशन करके रेजोनेंस करा के अगर वो sp2 बन जा रहा है तो ठीक है, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कॉन्जुगेशन से ये sp2 बन जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे साइक्लिक कॉन्जुगेशन हो रहा है। अब कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेजोनेंस में, बताओ पूरे साइकिल में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 2 2, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 6 किस में आ रहा है, एरोमेटिक हो जाएगा ये, ठीक है। यहां देखो प्लस है तो sp2 होगा ही होगा। तो प्लस में तो इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, प्लस का मतलब 0 इलेक्ट्रॉन है ना, माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो आपको पता होगा। तो यहां पे देखो 2 2 2, टोटल 3 बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन, 6 का मतलब क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। समझ में आ रहा है। यहां देखो 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, 8 किस में आता है, आप बोलोगे सर 8 तो इसमें आता है, तो ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, नहीं, ये एक एक्सेप्शन होता है, ध्यान रखिएगा, ये नॉन प्लेनर होता है। आप पूछेंगे सर क्यों, क्योंकि इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो बोट जैसा होता है, नाव में बैठे हो ना ऐसे होता है, तो प्लेन के बाहर भी चीजें निकली होती है। जब बोट आप 3D में बनाओगे तो 3D हमेशा क्या होगा, प्लेन में तो होगा नहीं। बोट अगर बनाओगे, बोट नाव, नाव सुने हो ना, नाव बैठे होगे कि ना, नहीं बैठे हो, तो कहने का मतलब ये बोट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए ऐसा होता है, याद रखिएगा, ये वाला एक्सेप्शन होता है, बाकी एक्सेप्शन नहीं है, बाकी सारा आपको सामने ऐसे लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल था ये सब है ना, तो इसको कर लीजिएगा। अच्छा एक चीज इसमें देखिए, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मुझे लगता है, इसमें आपको क्या लग रहा है कि ये एंटी एरोमेटिक होगा, क्या होगा। आप बोलोगे सर इसमें तो 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन कैसे, 2 2 2 और यहाँ पर भी 2, नहीं, मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन ऐसे होने चाहिए जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करें। तो ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ना, इसका कोई काम ही नहीं है, क्योंकि ये तीनों पाई बॉन्ड आपस में रेजोनेंस कर रहे हैं, इसका कोई काम नहीं, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि ये एरोमेटिक होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक कंजुगेशन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। यहाँ पे देखो --2 to 4, यानी कि ये एंटी एरोमेटिक, 2 to 4 एंटी, ये नॉन प्लेनर वाला था, बता दिया था। ये देखो ये अच्छा एग्जांपल है, ये फूरेन है, ये फूरेन है। यहां देखो, अब देखो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, लेकिन काम तो एक ही का है ना भैया, ऑक्सीजन के पास भले ही 2 लोन पेयर है लेकिन काम कितने का है, एक का। तो यहां पर साइक्लिक कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो यानी कि 2 2 2 6, यानी कि क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। अब इससे हार्ड एग्जाम्पल आपकी एग्जाम में नहीं आएगा, मैंने सारा बता दिया, अगर आएगा तो इसी में से ही पूछा जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए एक लास्ट टॉपिक और बचता है, उसको कर लेते हैं। ये सिंपल सा है, एक लाइन में सुन लीजिए, 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे देखते हैं। कभी भी आपको कोई रेजोनेटिंग ऐसे 2-4, जैसे मैं एग्जांपल लेकर आया हूं, ये देखिए, इस तरह से कोई क्वेश्चन दे दे और आपसे पूछ दे इनके बीच स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, तो बस आप ये लाइनें याद रखो। न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। अगर कभी आपको न्यूट्रल दिख रहा है और कोई प्लस माइनस चार्ज वाले दिख रहे हैं, तो न्यूट्रल वाला हमेशा ज्यादा होगा, पहला ये हो गया। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच कंप्लीट ऑक्टेट, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये लिखी हो, इसको रट लीजिएगा। अगर कहीं पर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके पास, ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हमेशा वो सबसे कम स्टेबल होगा। और अगर ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो आप वो सबसे ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है, ध्यान रखिएगा। नेगेटिव चार्ज, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज है, जैसे ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज। मेरी बात समझ पा रहे हो, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल बी मोर स्टेबल, ये ध्यान रखिएगा। एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रॉन, ये भी तो उल्टा हो गया है ना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच अपोजिट चार्ज एट लेसर, याद रखिएगा, प्लस माइनस चार्ज जितने नजदीक होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। अभी आपको सब कंपेयर करके दिखाऊंगा, ठीक है। रेजोनेटिव अगर सिमिलर चार्ज ग्रेटर सेपरेशन में है, प्लस माइनस, अगर माइनस माइनस चार्ज जितना ज्यादा दूर होंगे उतना ही अच्छा होगा, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, तो ध्यान रखिएगा। प्लस माइनस जितने पास होंगे उतनी स्टेबिलिटी होगी, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। और अगर नेगेटिव नेगेटिव जितने दूर होंगे, क्योंकि रिपल्सन होगा ना, जितने ज्यादा दूर होंगे उतना अच्छा होगा, उतनी ही स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो सेम चार्ज दूर होने चाहिए, अपोजिट चार्ज पास पास होने चाहिए। ध्यान रखोगे सारी चीजें, सारा ये याद रखोगे। अब देखो फटाफट एक एग्जांपल, यहां पे देखो क्या कोई न्यूट्रल दिख रहा है, न्यूट्रल सब पर प्लस माइनस है, तो न्यूट्रल तो कुछ है ही नहीं, तो पहला वाला तो देखेंगे ही नहीं, क्योंकि कोई न्यूट्रल है ही नहीं,
है ना। दूसरा देखो कंप्लीट ऑक्टेट, आपको तुरंत कंप्लीट ऑक्टेट देखना है। ऑक्टेट, क्या ऐसा कोई एटम दिख रहा है जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है? यहां नाइट्रोजन देखो 2 2 4 8 इलेक्ट्रॉन है, यहां भी नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, सबके पास यहां भी 8 इलेक्ट्रॉन है। यहां देखो ये प्लस चार्ज है, एक लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के पास, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि यहाँ पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, बाकी सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। मेरी बात समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? और नाइट्रोजन पर क्या है? प्लस चार्ज है, ये भी देख लो, ठीक है। नाइट्रोजन पर क्या है? प्लस चार्ज है, यहाँ पे शायद CH3, ठीक है। तो यानी कि D सबसे कम हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। फिर B भी कम होगा क्योंकि यहाँ पर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या थी? नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आ गया था। मेरी बात समझ पा रहे हो? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहां पर ऑक्टेट इनकम्प्लीट, यहां पर भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट, लेकिन यहां पर नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आने की वजह से कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर प्लस चार्ज आने से स्टेबिलिटी कम हो जाती है, यहां पर तो नेगेटिव चार्ज है, यानी कि डी सबसे कम होगा, उसके बाद बी हो जाएगा। सही है। अब ए और सी में देखो, ए और सी में देखो तो नाइट्रोजन पर प्लस आ गया, यहां भी नाइट्रोजन पर प्लस है, ठीक है, और नाइट्रोजन पर प्लस है और यहां पर नाइट्रोजन पर माइनस है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहां पर देखो नेगेटिव चार्ज कार्बन पर है, यहां पर नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पर है, तो नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पर ज्यादा स्टेबल होगा कि कार्बन पर? नाइट्रोजन पर ज्यादा स्टेबल होगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा? ए सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? ये एग्जाम्पल समझ में आया आप लोगों को? बोलो। तो सबसे पहला काम क्या कर रहा है? न्यूट्रल देख लीजिए, न्यूट्रल, और फिर ऑक्टेट देख लीजिए। न्यूट्रल में भी अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, अगर उसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं है तो वो लेस स्टेबल होगा, लेकिन अगर कोई न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब कोई नेगेटिव प्लस चार्ज है ही नहीं उस पर, और अगर सबका ऑक्टेट कंप्लीट है तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा। फिर क्या करना है आपको? ऑक्टेट चेक करना है, किसका कंप्लीट है किसका इनकम्प्लीट है, ठीक है। फिर क्या चेक करना है? प्लस माइनस का सेपरेशन। तो इसमें चाहे ऑर्डर आप लिख लीजिए, सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि न्यूट्रल होना चाहिए, है ना। पहले एग्जाम में जब आप जाएंगे, क्वेश्चन आएगा, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? न्यूट्रल चेक करिए, और न्यूट्रल चेक करिए क्या सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। जनरली कंप्लीट होता है, जनरली कंप्लीट ही होता है। दूसरा काम क्या करेंगे? इतना करने के बाद अब तुरंत आप जाइए, देखिए कि अगर जिस पे प्लस माइनस चार्ज है ना, जिस पर चार्ज है जो न्यूट्रल नहीं है, उसका चेक करिए कि किसका ऑक्टेट कंप्लीट है, किसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं है। चेक कर लेंगे, जिसका सबसे कम होगा वो सबसे लास्ट में होगा, उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगा ना, जिसका ऑक्टेट क्या होगा? इनकम्प्लीट होगा। फिर क्या करेंगे? प्लस माइनस चार्ज देखिए, जितना लेस सेपरेशन होगा, लेस सेपरेशन। और इसमें क्या चीज देखेंगे? और इसमें ये देखिएगा कि नेगेटिव चार्ज अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। बस इतना ही काम आपको करना है, आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन सब इसमें कर लिया है। अब जाके आप लोग क्या करिएगा? PYQ इसका अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, फिर आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या होना चाहिए आप लोग कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो कौन सा होना चाहिए। मैं अगली बार कोशिश करूंगा 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो न बने, यहाँ पर कई सारे टॉपिक एक साथ डिस्कस कर रहा था तो ज़्यादा टाइम लग रहा था, ठीक है। अगली बार 2 टॉपिक ही लेकर आऊँगा और कम टाइम में आपका डिस्कस करूँगा, ठीक है। बताइएगा कौन सा टॉपिक होना चाहिए नेक्स्ट वीडियो, कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।